हेलो। आवाज आ रही है सभी को? हेलो। आवाज आ रही है क्या? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी हम आज होमवर्क डिस्कस करेंगे। अभी तक जो हमने होमवर्क दिया है वो डिस्कस करते हैं आज। सभी ने होमवर्क किया होगा ना? ओके, गुड। तो डिस्कस करेंगे आज। तो हमने एफबीओ में फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 to 43 जो है वो होमवर्क में दिया हुआ है। ठीक है, तो वही डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अभी ज्वाइन कर रहे हैं कुछ लोग। मंदार करना चाहिए था यार, हमने कब से दिया हुआ है होमवर्क ये? बहुत टाइम से दिया हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1। C6H5 COOH plus H2O gives C6H5 CO negative plus H3O positive। इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K1। एंड देन C6H5 COOH plus OH negative gives C6H5 CO negative plus H2O। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। नाउ हमें बताना है H2O plus H2O
गिव्स H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखो हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये रिएक्शन कब आएगी, बताओ ये रिएक्शन कब आएगी। हमें लेफ्ट हैंड साइड चाहिए 2H2O और राइट हैंड साइड चाहिए H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो राइट हैंड साइड H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव चाहिए। तो देखो इस रिएक्शन में H3O पॉजिटिव है राइट हैंड साइड, एंड इस रिएक्शन में OH नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड है, हमें राइट हैंड साइड चाहिए। तो क्या करें, सेकंड वाली रिएक्शन को रिवर्स कर दे क्या। ओके, तो सेकंड वाली रिएक्शन को रिवर्स कर दे या मल्टीप्लाई बाय -1 कर दे। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड वाली रिएक्शन को -1 से मल्टीप्लाई करना है या रिवर्स करना है। ओके, तो इसकी वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाली का K1 और सेकंड वाली का 1/K2 एंड देन ऐड करेंगे। तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या आ जाएगा, K1/K2 आ जाएगा। ओके, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा, K1/K2। एंड व्हाट इज K1/K2, तो दोनों की वैल्यू हमें दी हुई है, जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 10⁻⁻14 आ जाएगा। ओके, बिकॉज ये कितना दिया था, ये दिया था 6.3 × 10⁻⁻5 एंड K2 क्या था 6.3 × 10⁹ है ना। तो जब डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, है ना, सेकंड वाली रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं या मल्टीप्लाई बाय -1 कर रहे हैं। तो याद है ना, रिवर्स करने पर क्या होता था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाता था। यस रिया, FPO डिस्कस कर रहे हैं, जो हमने अभी तक होमवर्क दिया ना वो वाला डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन में से बेसिकली सेकंड रिएक्शन को माइनस किया, एक तरह से ऐसा भी बोल सकते हैं। तो जब हम ऐड करते थे रिएक्शंस को तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होते थे, मल्टीप्लाई होते थे, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा। ओके, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वो भी फर्स्ट जैसा ही ऑलमोस्ट। तो NH4 पॉजिटिव प्लस 2H2O gives NH4OH प्लस H3O पॉजिटिव। इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज K1 5.56 × 10⁻⁻10। एंड दूसरी रिएक्शन है H2O प्लस H2O gives H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इसका K अभी हमने निकाला ही था, 10⁻⁻14 आया था, उधर भी वही दिया हुआ है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻⁻14 है, इसको K2 ले लिया। तो हमें निकालना है NH4OH gives NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये वाली रिएक्शन कैसे आ सकती है यार, देखो हमें लेफ्ट हैंड साइड चाहिए NH4OH, तो NH4OH इस रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन में बट राइट हैंड साइड, हमें लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर दे, -1 कर दे। इसके अलावा OH नेगेटिव हमें किधर चाहिए, राइट हैंड साइड चाहिए, तो हमारे पास OH नेगेटिव राइट हैंड साइड ही है। ठीक है, तो सेकंड वाली रिएक्शन को हम मल्टीप्लाई बाय जस्ट 1 कर एंड देन ऐड करते हैं। तो बेसिकली इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेकंड में से फर्स्ट रिएक्शन को माइनस करते हैं, है ना, सेकंड रिएक्शन में से फर्स्ट रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही डिवाइड हो जाएंगे ना। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, अब हमने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया है, तो K2/K, तो K2/K1 कितना हुआ, 10⁻⁻14 डिवाइड बाय 5.56 इंटू 10⁻⁻10। ओके, तो क्या आ जाएगा ये आई थिंक ए वाला आ जाएगा। नहीं ए नहीं, बी आएगा, बी आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻। ओके, so this is question number second, sorry third। तो फर्स्ट करा दिया, देन सेकंड हमने क्लास में कराया था, दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ
फोर्थ ऑलरेडी करा चुके हैं हम, फोर्थ करा चुके हैं, फिफ्थ करा चुके हैं, सिक्स भी करा चुके हैं, सेवंथ भी करा चुके हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट चलते हैं भी क्वेश्चन नंबर 8 पर। Sorry, which one of the following statement is correct? Reversible reaction do not proceed to completion. करेक्ट है कि नहीं है? हमने डेफिनेशन में डिफरेंस में ही बताया था कि रिएक्शन जो रिवर्सिबल रिएक्शन वो कभी कंप्लीट नहीं होती। ओके, गलत क्यों है राहिल? फर्स्ट वाला करेक्ट है ना? रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती है, याद है? इक्विलिब्रियम आ जाता है उसमें। हमने फर्स्ट मतलब जब हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का डिफरेंस बताया था तब ये बताया था। ठीक है, तो ऑब्वियसली ए करेक्ट है, हमने ये ऑलरेडी बता दिया है। तन्वी कुछ डाउट है क्या? यस बोलो। सर मुझे फोर्थ क्वेश्चन में एक्चुअली डाउट था। हेलो। अपन ने क्लास में कराया है वो। यस सर, वहाँ पे ना फोर्थ क्वेश्चन क्लास में कराया है। यस नोट्स सर, लिखो। बट KC इक्वल टू KP दिया तो डेल्टा NG 1 कैसे आ गया? फिर 0 आना चाहिए ना। देखो मुझे ये बताओ कि Kp इज इक्वल टू Kc है, ठीक है, तो RT रेज टू डेल्टा NG। अब देखो इसमें ये वाला पार्ट सेम है ना? यस सर। तो RT रेज टू डेल्टा NG क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यस। अब ये दो केस में 1 हो सकता है, एक तो डेल्टा NG क्या हो 0, तब 1 हो सकता है। इसके अलावा RT अगर 1 हो तब भी तो ये वैल्यू 1 ही रहेगी ना। अच्छा सर, डेल्टा यार। NG इक्वल टू 0 था ही नहीं क्वेश्चन। ओके सर। फोर्थ क्वेश्चन समझ। में डेल्टा NG तो 0 है नहीं, डेल्टा NG तो 1 है। तो यस सर। RT की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो भी तो 1 की पावर में चाहे कुछ भी तुम लेके जाओ, 1 की पावर में यस कुछ भी लो, आंसर 1 ही रहेगा ना। यस सर। हाँ। ओके सर, ठीक है। थैंक यू। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद नो क्वेश्चन नंबर 9। तो रिवर्सिबल रिएक्शन इज सेड टू हैव अटेन्ड इक्विलिब्रियम व्हेन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कब आता था? जब दोनों रिएक्शन जो है उनका स्पीड क्या होता था? सेम होता था। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन का जब रेट जो है सेम हो जाता था तो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाता है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस एट इक्वल स्पीड। ओके, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन। And question number 10. In the chemical reaction N2 plus 3H2 gives twice NH3. At equilibrium point, state whether equal volume of N2 and H2 are reacting, equal mass of N2 and H2 are reacting, the reaction has stopped, the same amount of composed into। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो लगेगा ही ना? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो लगेगा ही ना? तो जितना इनका मास रिएक्ट किया दोनों का मिला के उतना मास अमोनिया का बनेगा या नहीं बनेगा?
जितना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके, जितना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिलके मास रिएक्ट कर रहा है, उतना ही मास किसका बन जाएगा? अमोनिया का बन जाएगा। ओके, तो आवाज क्रैक हो रहा है क्या? हेलो, आवाज क्रैक हो रहा है क्या? नॉट नाउ ना? क्लियर है ना? ओके, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो अप्लाई होगा ही ना? तन्वी सर क्रैक हो रहा है सर, स्टिल क्रैकिंग। ओके, एक मिनट रुको, फिर मोबाइल हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हैं। ये वाईफाई का बीच में प्रॉब्लम हो ही जाता है। हेलो, हेलो, अभी क्लियर है? ओके, ठीक है। सो देखते हैं मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया कितना चलता है। हाँ, सो हम ये बता रहे थे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो अप्लाई होगा ही ना? मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जितना मास रिएक्ट करेगा मिलके, उतना मास हमारे पास किसका बन जाएगा? NH3 का बन जाएगा। ओके, दैट्स व्हाई डी ऑप्शन जो है इसमें क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर है? बाकी ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि वो बोल रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ N2 एंड H2 आर रिएक्टिंग। दैट इज रॉन्ग। क्यों? बिकॉज 1:3 रेशियो है ना, तो अगर इसका 1 लीटर रिएक्ट करेगा तो इसका 3 लीटर रिएक्ट करेगा। ओके, बेसिकली इक्वल वॉल्यूम मतलब यहाँ पर इक्वल मोल्स की बात कर रहा है क्या? तो इनका दोनों का इक्वल मोल रिएक्ट नहीं कर रहा है। सिमिलरली अगर मास की बात करेंगे तो इक्वल मास भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। इसका अगर 1 मोल रिएक्ट करता है, इसका 3 मोल करता है, तो 1 मोल का वेट कितना हुआ? 28 ग्राम, और इसका 3 मोल का वेट कितना हुआ? 6 ग्राम। तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, तो डी ऑप्शन जो है वही करेक्ट है। जितना इन दोनों का मास मिला के रिएक्ट करेगा उतना ही मास इसका बन जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 11 कराया क्या क्लास में? 11 तो क्लास में हो गया ना? 11 हुआ है ना क्लास में? एक्टिव मास वाला नहीं हुआ? यस, देन इज एफबीओ डिस्कस कर रहे हैं। चलो, नहीं हुआ तो करा देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास A+2B gives C+D, ये रिएक्शन है। तो क्या बोल रहा है? इफ द एक्टिव मास ऑफ A इज केप्ट कांस्टेंट एंड एक्टिव मास ऑफ B इज ट्रिपल्ड, तो रिएक्शन कितना टाइम्स होगा? तो देखो, इस रिएक्शन का रेट क्या है? रेट इज इक्वल टू A रेज टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 एंड B रेज टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, एंड इसके अलावा कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉरी रेट कांस्टेंट। ठीक है, यही रेट है ना फॉरवर्ड रिएक्शन का? तो मान लो कि इनिशियल रेट जो है वो हमारे पास R1 है। ठीक है, और ये जो है इसका मान लो A कॉन्सेंट्रेशन है, जिसका मान लो B कॉन्सेंट्रेशन है इनिशियली। ठीक है, अब देखो वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि एक्टिव मास ऑफ A को कांस्टेंट रखा। एक्टिव मास ऑफ A को क्या रखा? कांस्टेंट रखा। तो उसको कांस्टेंट रखा, और एक्टिव मास ऑफ B जो है उसको ट्रिपल कर दिया, मतलब 3 टाइम्स कर दिया। तो 3B, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। तो अभी 2/1 करो, कितना आएगा? 2/1 करने पर कितना आएगा? R2/R1 क्या हो जाएगा? KF से KF कैंसिल आउट, A से A कैंसिल आउट, तो इट इज 3B स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। तो क्या आ गया? 9 आ गया ना?
तो R2 जो है वो क्या हो गया, 9 टाइम्स ऑफ R1 हो गया। क्लियर है कि नहीं है? तो रेट कितना टाइम्स हो गया है, 9 टाइम्स। क्लियर है? तो एक्टिव मास ऑफ ए को कांस्टेंट रखा, मतलब ए की कॉन्सेंट्रेशन एक तरह से कांस्टेंट रही, लेकिन एक्टिव मास ऑफ बी जो है ट्रिपल कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, मतलब बी का कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स कर दिया। तो ऑब्वियसली 3 का स्क्वायर, रेट जो है वो बी की कॉन्सेंट्रेशन का क्या है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बी का कॉन्सेंट्रेशन अगर 3 टाइम्स करोगे तो रेट तो 9 टाइम्स होगी ना यार। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। According to law of mass action, the rate of reaction is directly proportional to molarity of reactant. तो ऑब्वियसली ए ऑप्शन करेक्ट है ना, क्योंकि हम एक्टिव मास की बात करते थे, और एक्टिव मास क्या होता था, कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर। तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब कौन सा, मोलरिटी। ओके, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 717 केल्विन फॉर द रिएक्शन बेस इफ इट्स वैल्यू, अच्छा देखो हमें यहाँ पर क्या है, H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस HI। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कितना दिया है, 717 दिया है, और वो किसका पूछ रहा है, HI गिव्स हाफ H2 प्लस हाफ I2। तो हमने देखो क्या किया है बताओ, हमने एक तो रिएक्शन को रिवर्स किया है, और सॉरी 717 तो क्या टेम्परेचर है, वैल्यू 64। हाँ, हमने क्या किया, हमने रिएक्शन को रिवर्स किया एक तो, और रिवर्स करने के बाद में हाफ से मल्टीप्लाई भी किया। दो काम किए हैं देखो, रिएक्शन को रिवर्स किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा बताओ। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, तो K2 क्या होना चाहिए बताओ। K2 जो है, अब देखो रिएक्शन को रिवर्स किया तो 1/K1 होना चाहिए, इसके अलावा हाफ से मल्टीप्लाई किया तो पावर में हाफ भी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्या आएगा भाई, ये 1/64 रेज टू हाफ या रूट, दैट इज नथिंग बट 1/8। ओके, तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 14। भाई हाफ पावर यार, हाफ से मल्टीप्लाई किया ना रिएक्शन को भाई, इस रिएक्शन को रिवर्स किया तो रिवर्स करने पर क्या आएगा, ये आएगा। लेकिन इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम थोड़ी कांस्टेंट थोड़ी निकालना है, हमें इसका निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको हाफ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर पावर में चला जाता है ना। ठीक है, साक्षी जल्दी देखो। क्वेश्चन नंबर 14। For which one of the following reactions value or equilibrium constant depends upon the unit of concentration? तो बेसिकली किसके केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट है, वो ये बोलना चाहता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट क्या है बताओ, यूनिट क्या होगा फर्स्ट वाले केस में, देखो मोलरिटी या मोल पर लीटर रेज टू क्या हो जाएगा, चलो पूरा ले लेते हैं, मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर डिवाइड बाय मोल पर लीटर। तो क्या आएगा, ऑब्वियसली फर्स्ट वाले केस में मोल पर लीटर आ जाएगा यूनिट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। सेकंड वाले केस में क्या आएगा बताओ, मोल पर लीटर रेज टू हाफ इंटू मोल पर लीटर रेज टू हाफ डिवाइड बाय मोल पर लीटर। तो क्या आ गया,
यूनिट लेस हो गया ना ये, तो सारी यूनिट तो कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, तो सेकंड वाले केस में कोई यूनिट नहीं आएगी। थर्ड वाले केस में देखो, सॉलिड सॉलिड की तो हम बात करेंगे ही नहीं। ठीक है, थर्ड वाले केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, Zn 2 पॉजिटिव एक्वस डिवाइड बाय Cu 2 पॉजिटिव एक्वस, ये रहेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली मोल पर लीटर डिवाइड बाय मोल पर लीटर। तो ये भी क्या हुआ, यूनिट लेस हो गया। व्हाट अबाउट डी, तो डी में सब लिक्विड है तो वो यूनिट लेस होगा। ठीक है, तो अब बताओ वो क्या बोल रहा है कि किसके केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है यूनिट पर डिपेंड करेगा, तो कौन सा हुआ, ए ऑप्शन हुआ ना। ए ऑप्शन जो है उसी में यूनिट आएगी, बाकी किसी केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट नहीं आएगी। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। नाउ साक्षी थियरी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट हमने जितना होमवर्क दिया है, काफी लोग बोल रहे थे होमवर्क डिस्कस करने का, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग होमवर्क। थियरी अभी बचा हुआ है, 2-3 लेक्चर का थियरी बचा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस राहिल, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 15। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल हैव नो यूनिट। तो देखो ए वाले केस में क्या है, अगर हम देखेंगे तो ए वाले केस में ऑब्वियसली डेल्टा एन जी क्या है, 0। ठीक है, बी वाले केस में भी डेल्टा एन जी क्या है, 0, और सी वाले केस में भी डेल्टा एन जी क्या है, 0 है। ठीक है, तो ऑब्वियसली तीनों हमने बताया था एक तरह से यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, मतलब यूनिट रेज टू डेल्टा एन जी था ना, ओवरऑल यूनिट जनरली। ठीक है, तीनों केस में डेल्टा एन जी आ रहा है 0, दैट्स वाई यूनिट लेस होंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, 16 वाले केस में क्या है, द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन H2 plus I2 gives twice HI। तो इसमें भी ऑब्वियसली डेल्टा एन जी 0 है ना, 16 वाले केस में भी डेल्टा एन जी 0 है, तो ये भी क्या होगा, यूनिट लेस होगा ना। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑब्वियसली नन ऑफ दीज। ठीक है, व्हाट अबाउट 17, तो 17 में डेल्टा एन जी क्या है, 17 में डेल्टा एन जी है 6 प्लस 4 प्लस 6 दैट इज 10 माइनस 4 प्लस 5 9, तो कितना हुआ, 1 आया ना। तो डेल्टा एन जी 1 है, तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट इज ऑब्वियसली मोल पर लीटर। एटीएम में पूछा है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर में पूछा है, तो जो भी मोल पर लीटर रेज टू डेल्टा एन जी है वो यूनिट है, एंड डेल्टा एन जी इज 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शन हो गया ए, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। सो 18 में क्या है, ट्वाइस NH3 gives N2 plus 3H2। तो इसमें डेल्टा एन जी क्या है, 4 minus 2 दैट इज 2। तो यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर एटीएम के फॉर्म में पूछा है, तो ऑब्वियसली एटीएम रेज टू 2 मींस कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 19। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन H2 plus I2 gives twice HI।
ये जो रिएक्शन इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है 56 है। तो 0.5 मोल ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ I2 आर एडेड टू द सिस्टम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा बताओ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा यार? कितना ही मोल ले लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कांस्टेंट वैल्यू है, वो चेंज नहीं होता है। ओके, के ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 56 ही रहेगी। तो 19 में करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? सी हो गया। ओके, ये जस्ट टेम्परेचर के साथ चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। इसकी वैल्यू 56 है तो 56 ही रहेगी, चाहे तुम कितना भी मोल्स ले लो H2 और I2 के। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। 1 mole of N2 and 3 mole of H2 are mixed in a container. If 50% of N2 is converted into ammonia, then total number of moles of gas. तो देखो N2 plus 3H2 gives twice NH3। तो इसका 1 मोल दिया है, इसका 3 मोल दिया है, इसका 0 है एट इक्विलिब्रियम, सॉरी इनिशियली। एंड एट इक्विलिब्रियम मान लो N2 का x मोल रिएक्ट किया तो H2 का कितना करेगा? 3x करेगा, तो बचेगा कितना? 3 माइनस 3x। एंड NH3 का कितना बन जाएगा? 2x। तो टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे? टोटल मोल्स आ जाएंगे 1 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस 3x प्लस 2x, दैट इज 4 माइनस 2x। अब वो क्या बोल रहा है कि 50% ऑफ N2 जो है वो कन्वर्ट हुआ है, ठीक है? तो 50% ऑफ N2 कन्वर्ट हुआ है, तो जो x है वो 1 का कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए। तो ऑब्वियसली x 1 का 50% मतलब x की वैल्यू क्या है? 0.5 होनी चाहिए। तो x की वैल्यू 0.5 होगी तो n टोटल क्या हो गया? 4 माइनस 2 इंटू 0.5, दैट इज 3। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है गैस के एट इक्विलिब्रियम क्या होंगे? 3 होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। N2 एंड H2 दोनों के 2-2 मोल लिए। ठीक है, तो ये इनिशियल मोल्स हैं। प्रीवियस पेज देखो भाई जल्दी। हाँ, तो क्वेश्चन पढ़ लेते तब तक। N2 एंड H2 के 2-2 मोल लिए 5 लीटर वेसल में, and conditions provide ki suitable when the equilibrium is reached, it is found that 0.6 mole of H2 is used up, the equilibrium concentration of NH3। ठीक, तो हाँ, सो देखो एट इक्विलिब्रियम हम बोल रहे हैं मान लो N2 का x मोल रिएक्ट कर गया तो बचा कितना? 2 माइनस एक्स। अब N2 का अगर x करेगा तो H2 का कितना करेगा? 3x। तो इसका बचेगा 2 माइनस 3x और NH3 का कितना बनेगा? 2x। अब वो क्या बोल रहा है कि इट इज फाउंड दैट 0.6 मोल ऑफ H2 इज यूज्ड अप। हाइड्रोजन के 0.6 मोल यूज हो गए, तो जो 3x है उसकी वैल्यू क्या है? 0.6। 3x की वैल्यू क्या है? 0.6। तो x की वैल्यू क्या हो गई? x की वैल्यू हो गई 0.2। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है NH3 का कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो बताओ क्या होगा यार? NH3 का कॉन्सेंट्रेशन बताओ, NH3 के मोल्स, दैट इज 2x डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो कितना हो गया? 2 इंटू एक्स कितना है? 0.2। एंड वॉल्यूम कितना दिया हमें? वॉल्यूम इज गिवन एज 5 लीटर। सो 0.4 बाय 5, दैट इज 0.08 मोलार या मोलरिटी, 0.08। ठीक है, सो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाए। So this was question number 21. Now question number 22.
हमें जो रिएक्शन दी हुई है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं पूछा था राहिल, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पूछा था। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम किसका, NH3 का। तो मोल्स बाय वॉल्यूम, यार राहिल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ना, मोलरिटी। कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी, तो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। और क्वेश्चन नंबर 22, हमारे पास रिएक्शन जो है वो पता करना है, और उन्होंने हमें एक्सप्रेशन दिया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, mx3 का स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू mx2 का स्क्वायर इंटू x2। तो यहाँ से k अगर हम देखेंगे तो k क्या हुआ, इट इज mx3 का स्क्वायर डिवाइड बाय mx2 का स्क्वायर एंड x2। तो इससे अब रिएक्शन अगर बनाएंगे, ऑब्वियसली ये वाला पार्ट प्रोडक्ट में जाएगा, ये वाला रिएक्टेंट में जाएगा। तो रिएक्टेंट क्या क्या है इसके, इसके रिएक्टेंट है एक तो mx2 और दूसरा क्या है x2। इसके अलावा जो पावर है वो क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो पावर 2 है। तो mx2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा, 2, और x2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 विल गिव रिएक्टेंट ये हो गए। नाउ प्रोडक्ट क्या है, mx3, ऊपर वाला प्रोडक्ट है ये वाला, तो वो है mx3, और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, ऑब्वियसली जो पावर में है, पावर में क्या है 2। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट हुआ ना, यस सी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आई थिंक पीछे रॉन्ग दिया हुआ है। द चेंज इन प्रेशर विल नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है यार, उन्होंने इसको और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, के ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो कोई भी रिएक्शन हो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बस टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ओके, तो चेंज इन प्रेशर विल नॉट इफेक्ट, ऑब्वियसली किसी भी रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करेगा। सभी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा, वो तभी चेंज होगा जब हम प्रेशर चेंज करें। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट। यस, ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन मतलब ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, देन 24, 25, 26, 27 हम करा चुके क्लास में, 27 तक हो गया ऑलरेडी। नाउ 28, सो 28 में क्या है, डेल्टा एन जी ये है। अच्छा, ये तो डायरेक्ट रिलेशन है, क्या बताया था हमने, केपी इज इक्वल टू के सी आर टी रेज टू डेल्टा एन जी। तो कौन सा है भाई, कौन सा करेक्ट ऑप्शन हुआ, केपी इज इक्वल टू के सी आर टी रेज टू डेल्टा एन जी। सी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन से गलत, एक मिनट, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन रॉन्ग है बिकॉज पावर में माइनस है, एंड डी ऑप्शन भी रॉन्ग है। सी ऑप्शन जो है दैट इज आल्सो रॉन्ग। बी ऑप्शन करेक्ट है ना, यस बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि केपी ऐसा है तो केसी क्या हो जाएगा, केसी जो है वो हो जाएगा केपी इंटू आर टी रेज टू पावर माइनस डेल्टा एन। ओके, सो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 29, तो 29 में क्या है, केपी बाई केसी क्या होगा, तो केपी बाई केसी क्या होता है, आर टी रेज टू डेल्टा एन जी ना। सो व्हाट इज डेल्टा एन जी, व्हाट इज डेल्टा एन जी, तो सीओ का कितना है 1 है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एंड रिएक्टेंट का कितना 3/2 हो गया, सो डेल्टा एन जी इज माइनस हाफ। ओके, सो केपी बाय केसी
इज RT रेज टू माइनस हाफ, या हम बोल सकते हैं 1/√ऑफ R। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? या ऑब्वियसली इट इज बी ऑप्शन, है ना? नाउ क्वेश्चन नंबर 30। आंसर में गलत है 28 का, क्या बात कर रहे हो? 28 का आंसर क्या दिया है? अच्छा, आंसर में जी नहीं है 28 के, कोई बात नहीं। वो डेल्टा एन का मतलब उन्होंने बोल दिया ना कि NP माइनस NR, और वो गैसियस का लिखा वो उन्होंने डेल्टा एन जी को डेल्टा एन लिखा है। उन्होंने जो डेल्टा एन लिखा है वो डेल्टा एन जी है। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन में क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केपी इज लेस देन केसी। तो यार केपी लेस देन केसी कब होता है? केपी लेस देन केसी होता है, याद है कब होता है? इफ डेल्टा एन जी लेस देन 0, याद है? तो डेल्टा एन जी लेस देन 0 किस केस में आ रहा है? फर्स्ट केस में, ए केस में डेल्टा एन जी क्या है? ए में डेल्टा एन जी क्या है? T-2, दैट इज 1। तो ऑब्वियसली ए ऑप्शन तो नहीं होगा। बी ऑप्शन में क्या है डेल्टा एन जी? यस, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है ना, 2-4। ओके, तो ये करेक्ट हो जाएगा। और भी देख लेते हैं बाकी क्या है। सी ऑप्शन में क्या है डेल्टा एन जी? 2-1, दैट इज 1। एंड डी ऑप्शन में क्या है? 0 है डेल्टा एन, है ना? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन के लिए केपी जो है वो लेस देन क्या होगा? केसी हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। केपी इक्वल टू केसी वैन, तो ये तो हमने पहले ही बताया, केपी इक्वल टू केसी कब होता है? इफ डेल्टा एन जी इक्वल टू क्या हो? 0। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ?
ए हो गया। उनको उसको डेल्टा एन ही लिख रहे हैं हम, डेल्टा एन जी, ठीक है। उनका डेल्टा एन का मतलब डेल्टा एन जी ही है। देन क्वेश्चन नंबर 32। तो स्मॉल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बताता है? तो देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन रेज टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन रेज टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि स्मॉल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बताएगी? तो ऑब्वियसली स्मॉल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है मतलब प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की वैल्यू कम है। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट कम बना है और रिएक्टेंट ज्यादा है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत कम हुआ है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? द रिएक्शन इज मोर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन लेस इन बैकवर्ड। तो ए तो रॉन्ग हो गया। बी द रिएक्शन इज लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड मोर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। यस, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कम है मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत कम गई है, तभी हमारे पास प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का वैल्यू क्या है? कम। तन्वी प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट जो है, प्रोडक्ट रेज टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बाय रिएक्टेंट रेज टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट कम होना चाहिए और रिएक्टेंट ज्यादा होना चाहिए। तो प्रोडक्ट कम और रिएक्टेंट ज्यादा कब होगा? मतलब प्रोडक्ट बहुत कम बना है और रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि वेरी लेस फॉरवर्ड रिएक्शन, है ना। फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत कम हुई है तभी तो ऐसा हुआ है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन कम होगी तो हमारे पास प्रोडक्ट बहुत कम बना होगा ना, और रिएक्शन बहुत ज्यादा बचा होगा। ओके, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नाउ 33। H3PO4 gives H positive plus H2PO4 negative. इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1। then H2PO4 negative gives H positive plus HPO4 2 negative. इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। then HPO4 2 negative gives H positive plus PO4 3 negative. इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3। तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गिवन रिएक्शन, तो बेसिकली वो देखो उस रिएक्शन में तीनों को ऐड ही किया है। H3PO4 gives 3H पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव। तो क्या किया गया है ध्यान से देखो, रिएक्शन को ऐड किया गया। तो जब रिएक्शन को ऐड करेंगे, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 किया एंड देन ऐड कर दिया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इट इज K1 K2 इंटू। क्लियर है? तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 34। if K1 and K2 are the equilibrium constant for the reaction 1 and 2, तो हमारे पास क्या है? SO2 plus half O2 gives SO3, इसका K1 है, and twice SO2 twice SO3 actually twice SO3 gives twice SO2 plus O2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। तो दोनों में रिलेशन क्या है? तो देखो हमने क्या किया है, बेसिकली इस रिएक्शन को रिवर्स किया पहले तो, है ना।
इस रिएक्शन को अगर हम रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, SO3 गिव्स SO2 प्लस हाफ O2, यही आएगा। तो रिएक्शन को रिवर्स किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, 1/K1, एंड देन इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, कर्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो पावर में चला जाता है, तो ये क्या हो जाएगा इसका 1/K1 का स्क्वायर। तो 1/K1 का स्क्वायर इज नथिंग बट क्या होना चाहिए, K2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो 1/K1 स्क्वायर इज इक्वल टू K2, या यस ए ऑप्शन करेक्ट हो गया ना। K1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/K2, तो ए ऑप्शन करेक्ट ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। The equilibrium constant for the reaction Zn plus Cu2 positive gives Zn2 positive plus Cu, एंड मान लो इस रिएक्शन, अच्छा दिया हुआ है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, एंड देन Cu solid plus 2Ag positive aqueous gives Cu2 positive aqueous plus 2Ag solid। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। Zn solid plus 2Ag positive aqueous gives Zn2 positive aqueous प्लस 2Ag सॉलिड क्या होगा। तो देखो ये रिएक्शन कब आएगी, हमें Zn चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट रिएक्शन Zn लेफ्ट हैंड साइड ही है, सो मल्टीप्लाई बाय 1। Ag पॉजिटिव चाहिए हमें लेफ्ट हैंड साइड, यस सेकंड रिएक्शन में Ag पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड ही है, और 2Ag पॉजिटिव चाहिए, 2Ag पॉजिटिव है तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 1। तो दोनों रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 1 करो एंड देन ऐड कर दो। तो बेसिकली दोनों रिएक्शन को ऐड ही करना है। तो अगर रिएक्शन को ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, तो K इज इक्वल टू क्या आ गया, K1 K2 आ गया। ओके, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑब्वियसली बी ऑप्शन। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 35। देन क्वेश्चन नंबर 36। राइल सारे क्वेश्चन जितने हमने दिए थे होमवर्क में सब डिस्कस करेंगे ना। हमने आई थिंक 43 तक दिए थे, यस 43 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, सो 42 तक डिस्कस करेंगे। नाउ 36, सो 36 में क्या है, टू ट्वाइस ए बी, सॉरी ट्वाइस ए प्लस B2 गिव्स 2AB। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K1। देन ट्वाइस AB प्लस B2 गिव्स A2B4। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। तो हमें क्या बताना है, A प्लस B2 गिव्स हाफ A2B4, इस रिएक्शन का क्या होगा। तो देखो ये रिएक्शन कैसे मिल सकती है एक्चुअली, एक तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को ऐड कर ले तो क्या आएगा,
फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? ऐड करके देखो रिएक्शन ये हो जाएगी 2a प्लस 2b2 गिव्स, ऑब्वियसली 2ab से 2ab कैंसिल आउट, गिव्स a2b4, ये आ जाएगा ना। तो फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को ऐड किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? मल्टीप्लाई हो गया ना। ठीक है, अब देखो हमें जो रिएक्शन चाहिए वो कौन सी है? हमें चाहिए a प्लस b2 गिव्स हाफ a2b4। तो क्या करें अभी क्या करें? अभी ऑब्वियसली इसे मल्टीप्लाई बाय क्या कर दें? हाफ कर दें। सो मल्टीप्लाई बाय हाफ कर देंगे तो क्या आएगा? a प्लस b2 गिव्स हाफ a2b4। सो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में वो नंबर चला जाएगा, मतलब पावर हाफ हो जाएगा। ओके, ये हम बोल सकते हैं इट इज नथिंग बट रूट ऑफ k1 k2। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑब्वियसली सी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 37, क्या बोल रहे हो? Why didn't we add K1 and K2? आदित्य यार, जब रिएक्शन को हम ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? व्हाट वाज द प्रॉपर्टी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ऐड करने, सॉरी रिएक्शन को ऐड करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई हो जाता था। ठीक है, जब भी हम रिएक्शंस को ऐड करते हैं सो K1 एंड मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐड नहीं होता, मतलब तुम रिएक्शन को ऐड कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 प्लस K2 नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। हमने 3-4 पॉइंट लिखवाए थे, उनमें से एक पॉइंट ये था कि ऑन एडिशन ऑफ reactions equilibrium constant gets multiplied. Okay, now next question. So 36, now 37. If fraction A of HI dissociates at equilibrium in the reaction, twice HI gives H2 plus I2. Then starting with 2 moles of HI, the total number of moles of reactant at equilibrium is equal to, तो हमने देखो क्या किया है, हमने 2 मोल्स इनिशियली लिए, इसके 0-0। अब वो क्या बोल रहा है कि इफ फ्रैक्शन ए ऑफ HI डिसोसिएट, तो फ्रैक्शन ए बेसिकली क्या है? फ्रैक्शन है, मतलब अल्फा है बेसिकली। यहाँ पर अल्फा की जगह उन्होंने क्या बोल दिया? ए बोल दिया। तो याद है हमने क्या बोला था? अगर हम 1 लेंगे तो अल्फा रिएक्ट कराएंगे, 2 लेंगे तो 2 अल्फा रिएक्ट कराएंगे, 3 लेंगे तो 3 अल्फा रिएक्ट कराएंगे। याद आया? ठीक है, और वैसे भी देखो इस टाइप की रिएक्शन जिसमें डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 होता है ना, डेल्टा एन जी अगर 0 है तो ऐसी रिएक्शन का हमेशा टोटल नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहता है। तो इस रिएक्शन का हमेशा टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 ही आएगा। ओके, चलो बाकी देख लेते हैं वैसे जो उसने बोला है। तो इनिशियल मोल्स हमने 2 लिए, देन रिएक्ट क्या करेंगे? 2 अल्फा, यहाँ पर अल्फा की जगह उन्होंने ए बोल दिया है, तो 2 माइनस 2a रिएक्ट कर गया, मतलब 2a रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना? 2 माइनस 2a। फिर इसका कितना बनेगा? ए, इसका बनेगा ए। तो एन टोटल क्या आया देखो, एन टोटल इज 2 माइनस 2a प्लस a प्लस a, तो क्या रहा? 2 ही रहा ना। तो जैसा मैं बता रहा था, जिस रिएक्शन का डेल्टा एन जी क्या है? 0 है,
उस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, टोटल मोल्स जब भी देखोगे वो सेम ही आएगा अगर डेल्टा एन जी 0 है तो। ठीक है, सो दिस वाज 37। 38 क्लास में करा दिया हमने, 39 भी क्लास में करा दिया ना, 38 39 दोनों क्लास में हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। So for the reaction, following reaction occurring at 500 Kelvin, arrange them in order of increasing tendency to proceed to completion, least to greatest। तो याद है हमने बताया था कि जितना ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उतना ही ज्यादा होता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। बताया था कि नहीं बताया था? ये उतना ही ज्यादा रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यार? यस, ए का वैल्यू सबसे बड़ा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सबसे ज्यादा, देन उससे कम किसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है? सेकंड और थर्ड दोनों में पावर सेम है, तो बड़ा वैल्यू कौन सा हुआ? थर्ड वाला वैल्यू बड़ा हुआ। तो सबसे छोटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो यहाँ पर सेकंड रिएक्शन का है, और सबसे बड़ा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो फर्स्ट रिएक्शन का है। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट होगा? 231, 231 बोले तो यस, सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्शन कंप्लीट होगी फर्स्ट वाली और सबसे कम कंप्लीट होगी सेकंड वाली। नाउ क्वेश्चन नंबर 41। So the equilibrium constant Kp for the reaction twice SO2 plus O2 gives twice SO3। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है Kp वो दिया हमें 3.5। What would be the partial pressure of O2 gas with equal moles of SO2 and SO3? देखो SO2 और SO3 के अगर इक्वल मोल्स हैं, ठीक है, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3, तो अगर दोनों के मोल्स इक्वल हैं तो दोनों का मोल फ्रैक्शन भी इक्वल होगा ना, एंड दोनों का मोल फ्रैक्शन इक्वल होगा तो दोनों का पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा? इक्वल होगा। ओके, तो सेम नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो पार्शियल प्रेशर भी सेम होगा। तो Kp जो है वो क्या है? Kp इज ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अब देखो ये तो सेम ही है, SO2 और SO3 का सेम है ना, तो ये क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो Kp क्या आ गया? इट इज 1 बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है व्हाट वुड बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 गैस। ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 नाउ? इट इज 1 बाय Kp, दैट इज 1/3.5। सो कौन सा करेक्ट होगा? ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मोस्टली। Okay, so this was question number 41. Now question number 42. A reaction takes place in two steps with equilibrium constant 10 to power minus 2 for slow step and 10 to power 2 for fast step। तो हमारे पास कोई रिएक्शन है वो दो स्टेप में हो रही है। तो ओवरऑल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? तो याद है ओवरऑल रिएक्शन ऑब्वियसली देखो दो स्टेप में हो रही है, मतलब मान लो पहला रिएक्शन स्टेप ऐसा है, ये जस्ट ऐसा लिख लेते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई? A:2C हो गई ना। तो अगर फर्स्ट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, सेकंड का K2, तो रिएक्शन को ऐड करेंगे तो ओवरऑल
क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा ही नहीं होगा। ओके, सो ऑन एडिशन ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो वहां पर भी क्या होगी, दो स्टेप पर रिएक्शन हो रही है, दोनों स्टेप की रिएक्शन को ऐड करोगे तो ओवरऑल रिएक्शन मिलेगी। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है, ऑब्वियसली इट इज एडिशन ऑफ बोथ रिएक्शन। तो रिएक्शन ऐड कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, ओवरऑल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 आ गया। क्लियर है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 42 एंड 43 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, तो ये हमने फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्ट सी का जो होमवर्क दिया था वो डिस्कस कर लिया है। यस कुणाल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जस्ट टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, तो हम आगे बताएंगे, अभी वो पेंडिंग है वाला पार्ट। ठीक है, सो 1 to 43 हमने होमवर्क दिया था, सब डिस्कस हो चुका है अभी। अब आगे चलते हैं। लिख लिया सबने। यस जरूर, केमिकल इक्विलिब्रियम देन आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में जनरली हम गैस वगैरह का पढ़ रहे हैं, आयनिक में एक्वस वाला पार्ट आता है। रिदेश, नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम होते हैं किसी के, तो मोल फ्रैक्शन भी सेम आता है ना, आता ही नहीं आता। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, इट इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो मोल फ्रैक्शन सेम आएगा, और मोल फ्रैक्शन अगर सेम है तो पार्शियल प्रेशर भी सेम आएगा ना, बिकॉज पार्शियल प्रेशर इज मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ओके, धन्यनेश, इन चीजों को याद मतलब कैसे रखना है यार, ये तो अपना गैसेस स्टेट में पढ़ाया था। ठीक है, तो अगर तुमने प्रैक्टिस अच्छे से की होगी तो उस टाइम याद ही होगा ये सब। मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर इज पार्शियल प्रेशर, और यहाँ पर भी तो हम करा ही रहे हैं ना यार, कितनी बार तो हमने टोटल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया तो पार्शियल प्रेशर आया है। ठीक है, नाउ ये हमने होमवर्क डिस्कस कर लिया है। अभी देखो, अगर हमें रिएक्शन जो है वो अगर पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में दी हुई है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्विंग रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो देखो, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ना देके पार्शियल प्रेशर अगर वो दे देता है, नंबर ऑफ मोल्स ना देके क्या देता है वो, पार्शियल प्रेशर देता है, तो सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे नंबर ऑफ मोल्स का हम सॉल्व करते थे। ठीक है, हमें पता है कि यार इफ V and T are constant, then प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो प्रेशर का जो रेशियो है वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो। नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो क्या होता है रिएक्शन के लिए, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो होता है। ठीक है, तो सॉल्विंग रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर में क्या है कि जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है उसी को हम प्रेशर का रेशियो भी ले सकते हैं। जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स में सॉल्व करते हैं ना, यार ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इसके हिसाब से इतने मोल्स रिएक्ट करेंगे, इतने बनेंगे, वैसे ही हम प्रेशर का भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है A + 2B गिव्स 5C। तो अगर हम बोलते हैं कि यार इसका पार्शियल प्रेशर मान लो PA है, इसका पार्शियल प्रेशर मान लो PB, और इसका इनिशियली कुछ है ही नहीं तो इसका 0। तो अगर इसका पार्शियल प्रेशर P रिएक्ट मतलब कम होता है
इसका पार्शियल प्रेशर कितना कम होता है, पी, तो बचा कितना, पी ए माइनस पी। अच्छा, इसका पार्शियल प्रेशर पी कम हुआ तो इसका कितना कम होगा बताओ, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो, इसका 1, इसका 2, तो अगर इसका पी कम हुआ है तो इसका कितना होगा, 2p कम होगा ना, तो इसका इनिशियली पी भी था और कितना कम हो जाएगा, 2p। और इसका कितना आ जाएगा बताओ पार्शियल प्रेशर, इसका कितना आएगा पार्शियल प्रेशर, 1:5 रेशियो है। ओके, तो इसका P कम हुआ तो इसका कितना आ जाएगा, 5p आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मोल्स का करते थे वैसे ही पार्शियल प्रेशर का भी कर सकते हैं, अगर हमें पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है मोल्स की जगह। ठीक है, तो ये इनिशियल वाला था और ये एट इक्विलिब्रियम वाला हो गया। सेम वही कॉन्सेप्ट है। यस रोहन, यू कैन कॉपी। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं जो नंबर ऑफ मोल्स के टाइम यूज कर। ये सेम चीज हमने वॉल्यूम के साथ भी किया है, गैसेस स्टेट में, याद हो तो, यूडियोमेट्री। यूडियोमेट्री में हमने क्या किया था, यूडियोमेट्री में हमने प्रेशर एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते थे, तो वहां पर वॉल्यूम की बात करते थे हम, ना, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो वहां पर वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते थे यूडियोमेट्री। कुणाल, यहाँ पर पी जो है वो क्या है, ये देखो, जब रिएक्शन होगी ना, ऑब्वियसली जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो ए के मोल्स कम होंगे कि नहीं होंगे, तो ए के मोल्स कम होंगे तो उसका पार्शियल प्रेशर भी तो कम होगा ना, तो पार्शियल प्रेशर कितना कम हुआ है, पी कम हुआ है। ए के मोल्स जो रिएक्ट हुए हैं उसकी वजह से उसका पार्शियल प्रेशर कितना कम हो गया, पी कम हो गया मान, तो फिर बी का पार्शियल प्रेशर कितना कम होगा, 2p, और फिर सी की वजह से कितना पार्शियल प्रेशर एक्स्ट्रा आ जाएगा, 5। नहीं रिया, ऐसा नहीं है, जब जब हमें प्रेशर दिया गया है ना, जब हमें प्रेशर दिया है, मोल्स ना देखे, पार्शियल प्रेशर दे दिया है, तो ऐसे केस में हम वी एंड टी को कांस्टेंट ही मानेंगे। जनरली कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, तो जनरली हम केमिकल इक्विलिब्रियम में वी एंड टी को क्या मानेंगे, एक तरह से कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो बॉटम केस में तुम्हें पार्शियल प्रेशर दिया जाएगा मोल्स की बजाय, तो अगर दे दिया है तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे जैसे मोल्स में करते थे वैसे ही कर लेंगे। ठीक है, तो अगर कोई यहाँ पर मान लो, अभी ये तो हमें पार्शियल प्रेशर मिल गया ना, तो अभी अगर कोई केपी का एक्सप्रेशन पूछेगा तो व्हाट इज केपी का एक्सप्रेशन, तो केपी क्या है यार, इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ C⁵ डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B⁵ ये है ना, तो क्या हो जाएगा ये, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, इट इज 5p, तो 5p⁵ डिवाइड बाय ए का पार्शियल प्रेशर क्या हो गया इक्विलिब्रियम पे, Pa माइनस पी, एंड बी का पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, Pa-2p, और उसके पावर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें वो करने की जरूरत नहीं है, हम पहले क्या करते थे, नंबर ऑफ मोल्स से टोटल मोल्स निकालते थे, फिर मोल फ्रैक्शन निकालते थे, फिर पार्शियल प्रेशर निकालते थे, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी हमें पार्शियल प्रेशर मिल ही गया ना। ठीक है, तो हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे केपी में, अगर केपी निकालना है। हो गया सबका।
देखो निखिल, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं अभी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, देन उसके बाद छोड़ देंगे। तो इफ द रिएक्शन लास्ट स्लाइड प्लीज, अनन्या जल्दी देखो। Okay, so if the reaction 4NH3 gas gives 4NO gas, sorry, 4NO2 gas plus twice H2O gas plus O2 gas is started with pure HNO3, where P is the total pressure at equilibrium, and P dash is the partial pressure of O2 at equilibrium. Then derive Kp in terms of P and P dash.
तन्वी थोड़ा मिस्टेक है, देखो ध्यान से। चलो कराते हैं। नहीं साक्षी, अभी भी तुम्हारा भी रॉन्ग है, देखो तो। 4HNO3 सब गैस ही थे, gives 4NO2 प्लस ट्वाइस H2O प्लस O2। तो इसका इनिशियल प्रेशर हम P नॉट मान लेते हैं, ये इनिशियली है नहीं, बिकॉज जो प्योर HNO3 से बात कर रहा है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट कुछ नहीं है। एंड देन वो बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पे जो पार्शियल प्रेशर है O2 का वो P डैश है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि मान लो इसका 4x प्रेशर कम हुआ, ओके, मान लो इसका 4x प्रेशर कम हुआ, तो इसका प्रेशर कितना आएगा, 4x आएगा, इसका 2x आएगा और इसका कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली वो बोल रहा है कि O2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, O2 का पार्शियल प्रेशर जो है वो क्या है, P डैश है, ठीक है। मतलब ये जो है ये P डैश ही होना चाहिए, तो अगर ये P डैश है तो ये क्या हो गया, दिस इज 2P डैश, दिस इज 4P डैश, तो ये क्या हो गया, दिस इज P नॉट माइनस 4P डैश, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे सभी का पार्शियल प्रेशर ये आ गया। लेकिन देखो हमने यहाँ पर P नॉट के टर्म्स में लिखा है, बट उन्होंने बोला है कि एक्सप्रेशन जो आना चाहिए वो P और P डैश के टर्म्स में आना चाहिए। हमारे पास ये जो प्रेशर है P नॉट के टर्म्स में है ना, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें P और P डैश के टर्म्स में चाहिए। और P क्या है, P इज टोटल प्रेशर, P इज टोटल प्रेशर। सो व्हाट इज टोटल प्रेशर, हाँ, तो टोटल प्रेशर इज P नॉट माइनस 4P डैश प्लस 4P डैश प्लस 2P डैश प्लस P डैश। तो यहाँ से देखो टोटल प्रेशर कितना दिया हमें, P दिया है, इट इज P डैश प्लस 3P डैश। तो यहाँ से P नॉट क्या आ गया, इट इज P माइनस 3P डैश, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ओके। सो इक्विलिब्रियम पे HNO3 का प्रेशर कितना हो गया, P नॉट की जगह क्या लिखेंगे, P माइनस 3P डैश माइनस 4P डैश, तो कितना हो गया ये, दिस इज P माइनस 7P डैश। इसके अलावा ये 4P डैश था, ये 2P डैश था और ये P डैश, ठीक है। तो ये सभी का क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर आ गया इन टर्म्स ऑफ P एंड P डैश। अब पार्शियल प्रेशर आ गया, बाकी बाद में तो हो ही जाएगा। तो ये सबका पार्शियल प्रेशर आ गया इक्विलिब्रियम पे। व्हाट इज Kp, सो Kp क्या होगा, Kp इज पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर into, sorry not square, it is raised to 4 into partial pressure of H2O का square into partial pressure of O2 divided by partial pressure of HNO3 का raised to 4, यही है ना। NO2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है, H2O का 2 है, O2 का 1 है एंड HNO3 का 4 है, ठीक है। तो ये पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में हमने क्या लिख दिया, Kp लिख दिया। नाउ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो
क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 इज 4p डैश, तो रेज टू 4, H2O का 2p डैश रेज टू 2 हो गया है, एंड O2 का p डैश है। इसके अलावा HNO3 का कितना है, HNO3 का पार्शियल प्रेशर कितना है, इट वॉज p माइनस 7p डैश रेज टू 4। ठीक है, सो क्या आ जाएगा ये, दिस इज 4 रेज टू 4 एंड 2 रेज टू 2। इसके अलावा p डैश रेज टू 7 डिवाइड बाय p माइनस 7p डैश रेज टू 4। तो कितना आ गया, 16 इंटू 16 इंटू 4 या 64 इंटू 16, आई थिंक ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। सो 1024 इंटू p डैश रेज टू 7 डिवाइड बाय p माइनस 7p डैश रेज टू 4। तो ये हो गया kp इन टर्म्स ऑफ p डैश एंड p। क्लियर है सभी को? आज कोई होमवर्क नहीं है, बिकॉज सारा होमवर्क हम डिस्कस कर चुके हैं, तो कोई होमवर्क है नहीं। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे चलेंगे। यस रोहन, p डैश इज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, जैसा कि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, p डैश जो था यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 था। तो चलो लेक्चर एंड करते हैं। यार O2 का यार स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन देखो ना भाई, रोहन स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन देखो। O2 का स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन 1 है, H2O का 2 है, तो H2O का 2 टाइम्स हो जाएगा। NO2 का 4 है, तो NO2 का 4 टाइम्स हो जाएगा, और HNO3 का 4 है, तो वो रिएक्ट हुआ है तो उसका 4 टाइम्स रिएक्ट होगा। ठीक है, सो चलो एंड करते हैं लेक्चर। बाय।